नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बसपा ने तय किया है कि अगला लोकसभा चुनाव पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। पंजाब में पहले से बसपा का जनाधार है और अकाली दल के साथ गठबंधन को और मजबूती मिलेगी। बता दें, इससे पहले 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में बसपा ने सीएत के साथ गठबंधन किया था। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उत्तराखंड एसटीएफ जल्द ही आरोपियों की बेल के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करेगी। एसटीएफ ने फैसला किया कि वो आरोपी हाकम सिंह और संजीव चौहान को मिली बेल को अगेंस्ट उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। बता दें, उत्तराखंड एसएससी वीडियो भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह संजीव चौहान को जेल भेजा गया था। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच की तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल भी सवाल उठाए हैं। लालू नीतीश एक साथ हमला बोलते हुए कुशवाहा ने आरोप लगाया कि दोनों ने 35 साल तक बिहार पर शासन किया और अति पिछड़ों का हक मारा। शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती पर जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लालू नीतीश के 35 साल के शासनकाल पर सवाल खड़े किए। जयंती के मौके पर बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में बीते 35 साल में किसका शासन है? कुशासन। कुशवाहा ने कहा है कि पहले 15 साल तक, अब 17 साल ने अति पिछड़ों की हकमारी हुई। आज तक के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। देश के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल आज तक ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने के साथ ये पहला न्यूज चैनल बन गया है जिसने यूट्यूब पर यह मुकाम हासिल किया है। यूट्यूब के सीईओ सुसान वोजकी ने भी इसको लेकर आज तक को बधाई दी। सुसान ने ट्वीट कर बताया कि 50 मिलियन सब्सक्राइबर आपके और आपकी टीम की क्या अद्भुत सफलता हासिल की है। शादी के बिना प्रेम प्रसंग में प्रेग्नेंट हुई युवती के 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार और एम्स की विशेष जिम्मेदारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय के मकसद से मिले विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए एम्स की युवती को सुरक्षित प्रसव और स्वास्थ्य और कल्याण व देखरेख की जिम्मेदारी सर्वोच्च प्राथमिक के आधार पर सौंपी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जोबी पारदीवाला की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सलाह पर यह आदेश दिया है। केंद्रीय बजट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा है कि केंद्रीय बजट विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला है। 7 फोकस बिंदुओं को सप्तर्षि के रूप में लिया गया है। अमृतकाल में भारत के अगले 25 वर्ष का विजन बजट में छिपा है। यह बजट आशा और आकांक्षाओं का बजट है, लोक कल्याणकारी। इस बजट से नए भारत और विकास की भारत परिकल्पना सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में चल रही अवैध शराब की दुकान के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने विरोध प्रदर्शन किया। शराब दुकान के बाहर उमा भारती ने गाय के खूंटे से बांध दिया और शराब नहीं दूध पियो का नारा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री इन दिनों निवाड़ी जिले के धार्मिक व पर्यटन नगरी ओरछा में है। उमा भारती का कहना है कि धार्मिक नगरी में शराब की दुकान का क्या काम? राजस्व के चक्कर में रामराज सरकार के दरवाजे पे ही शराब की दुकान खोल ली गई है। भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नेटवर्क बढ़ाने की लगातार कोशिश हो रही। इसी कड़ी में मुंबई के एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी के बीच 10 फरवरी को वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन कर सकते हैं। इन दोनों ट्रेनों का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। इनमें से एक वंदे भारत ट्रेन सुबह पुणे पहुंची है और ये ट्रेन शुक्रवार तक मुंबई पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी देश में 4 और 5 फरवरी को एक मेगा बजट रीच आउट लॉन्च करेगा ताकि ये सामने आ सके कि उम्र, जाति, पंथ और पेशे से परे प्रत्येक नागरिक के लिए बजट का क्या मतलब है। इस बजट कार्यक्रम के लिए पार्टी के 5 केंद्रीय मंत्री पूरे देश की यात्रा करेंगे। पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने गुरुवार को कहा है कि इस मेगा बजट रीच आउट कार्यक्रम के दौरान सभी केंद्रीय मंत्री बजट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही प्रमुख नागरिक और बुद्धिजीवी सहित सभी तबके के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही कार्यालय के लिए एक साथ चुनाव लड़ने से उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज किया है कि यह मुद्दा विधायी डोमेन से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा जेबी पारदीवाला की पीठ ने उस कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया जो उम्मीदवारों के एक चुनाव में से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में लड़ने की अनुमति देता है।
रोजगार के लिए सबसे जरूरी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोत्साहन के बजट में पूरा ध्यान रखा गया। इसके तहत ऐसी कई वस्तुएं जिनके निर्यात में बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश है, उनके सीमा शुल्क में कमी की गई है। वहीं घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को टक्कर देने वाले विदेशी आइटम के सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई ताकि घरेलू उत्पाद की बिक्री बढ़ सके। बजट में मुख्य रूप से कच्चे तेल की सीमा शुल्क में कमी की गई है। आपको बता दें कि इनमें मुख्य रूप से मोबाइल फोन के कैमरा लेंस और इससे संबंधित कल पुर्जे की सीमा शुल्क को 2.5% से कम कर शून्य कर दिया गया है। रेलवे इसी वर्ष से हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा। बजट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ट्रेनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इससे सफर करने वाले लगभग 800 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर रेलवे पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेगा। इसी वर्ष दिसंबर तक देश में हाइड्रोजन ट्रेनें चलने लगेगी। इससे पूरी तरह से देसी तकनीक के आधार पर डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर चलेगी। इसके बाद आने 5-6 अन्य सर्किट का चयन किया जा रहा है। सरकार ने 2023 के बजट में समाज के वंचित वर्ग को तरजीह दी है। इसमें भी जनजाति वर्ग का खासा ध्यान रखा गया है। जनजातीय वर्ग के विकास और उसे मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है। संवेदनशील जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन शुरू करने का बजट पेश किया गया है। और आपको बता दें कि इसके अलावा जनजातीय छात्रों के लिए चल रहे क्लब मॉडल आवासीय के लिए टीचरों की बहाली करने का निर्देश जारी किया गया। सरकार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने की बजट में प्रस्ताव किया है। एक फर्जी मैसेज ने PM योजना के तहत आधार कार्ड से 2% सालाना ब्याज पर लोन दिए जाने का दावा किया जा रहा। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आधार कार्ड लोन 2% ब्याज पर मिल रहा और 50% माफ किया जा रहा है। असम की राजधानी गुवाहाटी में चल रही पहली G20 बैठक में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में विकासशील देशों को बड़ी मात्रा में धन की जरूरत पर नाइजीरिया ने जोर दिया है। गुरुवार से शुरू हुई पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग में 100 में से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें अस्थायी वित्तीय समाधान पर विचार विमर्श किया जा रहा। बैठक के दौरान नाइजीरियाई सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए काफी धन की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने गुरुवार को कहा है कि सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते के अनुसार इस साल के लिए भारत का हज कोटा 1,75,025 रुपये तय किया गया है। लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समिति सहित हितधारकों के साथ हज प्रबंधन पर कई संवाद सत्र किए हैं, जिसमें हज कोटा बहाल करने का अनुरोध प्राप्त किया है। ईरानी ने कहा है कि हज 2023 के लिए सऊदी अरब के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत इस मुद्दे का समाधान किया गया था। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में से अब तक 21 विदेश यात्राएं की और इन यात्राओं पर 22.76 करोड़ रुपए से अधिक खर्च भी किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को केंद्र द्वारा 2021 में लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम की आलोचना की और उम्मीद जताई गई कि उच्चतम न्यायालय इसे संवैधानिक घोषित करेगा। केजरीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दोहराया कि उपराज्यपाल VK सक्सेना शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर अनुचित आपत्ति उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान कानून कहता है कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को लेकर बाध्य हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अभिनेत्री पठान ने अपने रिलीज किए गए 8 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 667 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म के निर्माता यशराज फिल्म ने बृहस्पतिवार को बताया कि पठान ने 8वें दिन भारत को शुद्ध 18.25 करोड़ रुपए कमाए और जिनमें से हिंदी में 17.50 करोड़ रुपए और डब संस्करणों में 75 लाख रुपए शामिल है। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म 25 जनवरी को हिंदी में दुनिया भर में रिलीज की गई थी। साथ में तमिल और तेलुगु में भी डब संस्करण रिलीज किए गए थे। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। गोवा विधानसभा चुनाव में पैसे के इस्तेमाल की जानकारी के बाद जांच में सामने आई है। चार्जशीट के मुताबिक आपने सर्वे वॉलंटियर को 70 लाख रुपए कैश दिया था। आरोपी विजय नायर ने कुछ लोगों को कैश भुगतान के लिए कहा। तो वहीं ईडी के आरोप पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी के सामने फर्जी है और पूरी तरह से काल्पनिक है।
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में हुए खुलासे से अडानी समूह को जोरदार झटका लगा। इस समूह के सभी कंपनियों के शेयर गिरते जा रहे हैं। बीते 7 दिनों के अंदर भी गौतम अडानी दुनिया के 15 सबसे अमीर रईस के लिस्ट में भी गायब हो गए हैं। वहीं विपक्षी दल अब इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। संसद में इस रिपोर्ट की गूंज सुनाई दी है। विपक्षी दलों ने जेपीसी का गठन कर इस मामले की जाँच की मांग की। वहीं भारतीय बैंक से कर्ज लिए और निवेशकों के पैसे डूबने की आशंका जता रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज का आयोजन 9 फरवरी 2023 से भारत में किया जाना। ये सीरीज 4 मैचों की होगी। इस सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला जाएगा। इस बीच भारतीय टीम के विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने ट्वीट किया है और बताया कि वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से डेब्यू करने वाले हैं। दरअसल दिनेश कार्तिक एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने अपना टेस्ट डेब्यू किया और अब ये दोबारा होने जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड और बारिश का दौर खत्म हो चुका है। दिन में गुनगुनी धूप निकलने की वजह से लोगों को ठंड से राहत मिली। न्यूनतम तापमान से अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया श्रीलंका में बने डिप्रेशन की वजह से अगले 24 घंटे में तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश होने जा रही है। बिहार की राजधानी पटना के स्थानीय सराफा मंडी में लगातार आज सोने और चांदी के भाव में बदलाव नहीं हुआ। पटना के स्थानीय सराफा मंडी भाव में हम अपने पाठकों व सोना चांदी खरीदारों की सुविधा के लिए रोज लेकर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के दाम में लगातार हलचल देखी जा रही थी, पर आज सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। ऐसे में ग्राहक इसकी खरीदारी को लेकर संशय में है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये सोना और चांदी खरीदने का समय है या नहीं। सराफा बाजार की जानकारी के मानो तो अभी सोना और चांदी खरीदने का बढ़िया मौका है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।